हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू प्राइवेट डिफेंस। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको जैसे क्लैट में आता है 450 वर्ड्स का कॉम्प्रिहेंशन, मैंने ऐसे ही आज आपको एक पैराग्राफ दिया है जिससे प्राइवेट डिफेंस की बात करी हुई है और इसके रिलेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा पैराग्राफ क्या कह रहा है। बेसिकली आपको देखो, जब ऐसा कोई पैराग्राफ आपके एग्जाम में आएगा तो आपने सबसे पहले क्या पॉइंट आउट करना है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करी हुई है। तभी के तभी अपने माइंड को चैनलाइज कर लेना कि 96 से लेके 10 सेक्शंस में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद cannot be said to be offense in return. The right of self-defense under section 96 is not absolute but clearly qualified by section 99. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी उसमें हमने एंड में एक फ्लो चार्ट बनाया था जिसपे मैंने आपको कोरिलेट कराया था सेक्शन 96, 97 and how it is correlated with 99 because 99 section deal with the exceptions ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 99 की जो बात करी है वहां से समझ आना कि 99 यानी कि एक्सेप्शंस की बात करी हुई है। उसके बाद देखो ये क्या कह रहे हैं, नो केस एक्सटेंड इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। ये आपको पता है सेक्शन 99 में दिया हुआ था कि जब आप अपने हार्म के जो इसका एप्रीहेंशन है वो बिल्कुल ही प्रोपोर्शनेट होना चाहिए दूसरे के हार्म से। अगर आप अपना हार्म एक्सीड कर देते हो तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने यही बात करी हुई है। ठीक है, फिर it is well settled that in free fight no right of private defense is available to either party and each individual is responsible for his own acts। देखो अब इसमें देखो इन्होंने कौन से सेक्शन की बात करी है, इन्होंने यहाँ पे कंसेंट की बात करी है कि जब आप कंसेंट दे देते हो, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया की बात करी हुई है, तब आप पे कोई डिफेंस जो है नहीं लगता। अब आपको याद होना चाहिए ये कौन से सेक्शंस में हमने करा था। ये हमने 86 सेक्शन से लेके जो 91 तक सेक्शंस थे वो सारे कंसेंट थे, व्हेन कंसेंट गिवन इन गुड फेथ। और वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया क्या कहता है, जब आप किसी ऐसे एक्ट की खुद ही मंजूरी दे देते हो, आपको पता है इस ये एक्ट करने से कुछ आपका नुकसान हो सकता है, आपको कोई इंजरी हो सकती है, बट फिर भी आप कंसेंट दे देते हो वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इन सेक्शंस में आपको अगर याद होगा एज भी थी, 18 ईयर्स ऑफ कंसेंट थी, और उसके बाद वाले जो कंसेंट इन गुड फेथ थी उसमें चाइल्ड वाली थी। तो आप रिकॉल करो, अगर नहीं याद आ रहा तो मेरी पीछे वाली वीडियो जाके देखो, उसमें आप समझो ये पॉइंट्स को। तो देखो इस लाइन में वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया की बात करी हुई है। उसके बाद व्हाइल इट्स ट्रू दैट लॉ डज नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्सन हुज लाइफ इज प्लेस्ड, आप देखो जरा ध्यान से, मैं इधर से पढ़ती हूँ, whose life is placed in danger to weigh with nice precision the extent and the degrees of the force which he employs in his defense. It also does not contend that the person claiming such a right should resort to force which is out of all the proportion to the injuries received or threatened and in far excess of the requirements of the case. The onus of proving the right of defense is upon the person who wants to plead it. अब ये बात फिर से याद रखो, कहाँ प्लेड इट, ये वाला, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करी हुई है। अगर आपको फिर से मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने बताया था जनरल डिफेंसेस में आपकी 76 से लेके 106 में ऐसा है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो क्लेमेंट पे होता है। ओके, सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बात कहता है। ठीक है ना। तो इसके बाद courts are empowered to exempt in such cases. It must be borne in the mind that burden of proving an exception is on the accused. The right of private defense, as the name suggests, is an act of defense and not in offense. देखो इन्होंने इस पे क्या बात करी, इसमें ये बात कह दी, देखो अब आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए जिसमें बंदे ने अपना बदला लेने के लिए
ऑफेंस कर दिया और बोल दिया कि मैंने तो प्राइवेट डिफेंस में करा है, तो उस केसेस में आपको जज करना है कि क्या वो हुआ है कि नहीं क्या हुआ है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को इतना बढ़ा लेना है आपने कि देखो एक एक लाइन इस पैराग्राफ की आपको डिफरेंट 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 सेक्शंस के बारे में बता रही है। अगर आपने 76 से लेके 106 के अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप इस पैराग्राफ को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद consequently it cannot be allowed to be used as a shield to justify an aggression. This requires a very careful weighing of the facts and a shield to justify and a shield to justify an aggression. देखो अब aggression की बात हो गई, ये पढ़ो consequently it cannot be allowed to be used as a shield to justify an aggression. ये पॉइंट बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट डिफेंस आपका ऐसा ना हो कि वो आपका एक एग्रेशन का फॉर्म ले ले, ठीक है। एग्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप पे कोई हार्म हो रहा है या आपके किसी, आप देख रहे हो किसी पर्सन पे हार्म हो रहा है, वेदर रिलेटेड टू द बॉडी और द प्रॉपर्टी, आप उसको सेम प्रोपोर्शन में उसका प्राइवेट डिफेंस का है जो फायदा उठा सकते हो। आप एग्रेशन में कोई काम कर दोगे वो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस में नहीं कवर होगा। Okay, this requires a very careful weighing of the facts and circumstances of each case to decide as to whether the accused had in fact acted under this right. Assumptions without any reasonable basis on the part of the accused about the possibility of an attack do not entitle him to exercise this right. वो ना रीजनेबल बेसिस पे ही आप कर सकते हो। ये जो सारे पॉइंटर्स हैं हमने सेक्शन 99 में कवर करे जब हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी। ओके, अब क्या कह रहे, इट वॉज हेल्ड इन द केस द डिस्टेंस बिटवीन द एग्रेसर एंड द टारगेट में हैव अ बियरिंग ऑन द क्वेश्चन वेदर द जेस्चर अमाउंटेड टू असॉल्ट, ठीक है। नो प्रिसाइज यार्डस्टिक कैन बी प्रोवाइडेड टू फिक्स सच अ डिस्टेंस सिंस इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, द वेपन यूज्ड, द बैकग्राउंड एंड द डिग्री ऑफ द थर्स्ट टू अटैक। देखो इस लास्ट वाले में ये बात करी गई है कि आपको देखना है क्या जिसने अटैक करा था अगर वो उस सिचुएशन से मान लो चले गया है, वो दूर हो गया है, अब आपको पता है कि इतना दूर चले गया है कि वो थ्रेट अब नहीं है, बट फिर भी आप उसको फॉलो करते हो, आप उसको मारते हो, तो आउट ऑफ एग्रेशन का वो पॉइंट आ जाता है, उसमें आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ देखो, आप समझो कितनी कितनी चीजें को हाईलाइट कर रहा है। ये जस्ट आपका एक मॉक मैंने दिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे एक एक लाइन को बाइफरकेट करके समझना है कि कहाँ पे कौन सी चीज लागू हो रही है, कहाँ पे कौन सी हो रही है, और उस अकॉर्डिंग जो है अपने एक बार क्वेश्चंस देख लो कि क्वेश्चंस क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग को आपकी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री थ्रू ब्रिक बैट्स एट द फैक्ट्री ओनर बाय एंड ब्रिक बैट्स, पहले यहाँ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री थ्रू ब्रिक बैट्स एंड द फैक्ट्री ओनर बाय अ शॉट फ्रॉम हिज रिवॉल्वर कॉज द डेथ ऑफ द वर्कर, द राइट टू प्राइवेट डिफेंसेस। अब यहां से समझ लो उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो जस्ट ब्रिक बैट्स फेंकी, बट शॉट करना जायज था? आप खुद समझो, नहीं था। बट हम देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, अवेलेबल टू द ऑनर, कहते प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है ऑनर को बिकॉज ही हैड रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू हिज लाइफ, नॉट अवेलेबल टू द ऑनर बिकॉज द अमाउंट ऑफ फोर्स ही यूज्ड वाज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द इंजरीज रिसीव्ड और थ्रेटन। देखो इससे इसको क्या होना था, हार्म होना था, बट ग्रीवियस हर्ट या कुछ डेथ कॉज नहीं होती। हाँ अगर उसको लगता कि इतना मेरे लग गई है, इतना हो गया कि मेरी डेथ कॉज हो जाएगी, तो वो शॉट कर देता या हवा में शॉट कर देता, ठीक है। बट उसने जो डेथ कॉज कर दी ना, ये गलत कर दिया, जिसकी वजह से हम इसका आंसर बी है। बट हम फिर भी आगे पढ़ते हैं, अवेलेबल टू द ऑनर बिकॉज ही वेटेड द इंजरीज द वर्कर्स माइट कॉज, बिकॉज नहीं, ये भी गलत है, बिकॉज इंजरीज और डेथ बहुत अंतर है।
तो हम यहाँ पे जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन चले जाएगा, जिसकी वजह से उसको शॉर्ट करने का प्राइवेट डिफेंस जो है नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. One kid dies due to fire from A's gun. देखो अब आपको ये प्रोपोजिशन पढ़ के फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगा है। यहाँ पे सेक्शन 106 लगा है, जिसमें हम कह देते हैं कि इनोसेंट बंदे की जब डेथ हो जाए ऐसी सिचुएशन में जहां आपको लग रहा है कि आपकी डेथ हो सकती है, स्पेशली इसका मॉब वाला ही प्रोपोजिशन है और वही एग्जांपल है, तो उन केसेस में हम कह देते हैं कि उस पर्सन के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, राइट। तो इसका आंसर देखो, इज गिल्टी ऑफ मर्डर, नो ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन, बिकॉज उसने मॉब में अपना एक्सरसाइज करा था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब उसको क्या पता, अब उसने फायर करा है तो किसको लग जाएगा, अब किड को लग गया, पर उसने मर्डर नहीं करा है। इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, विल बी ग्रांटेड द राइट ऑफ टू सेल्फ डिफेंस, विल नॉट बी ग्रांटेड, ये बात गलत है, 106 सेक्शन अप्लाई हो जाता है। देखो गिल्टी ऑफ मर्डर ये पॉइंट ठीक है, बट हम प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो इसका सी ऑप्शन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए सी विल बी द आंसर। देखो मैंने ये क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसे 2 पॉइंट्स डाले, आप अपने एग्जाम में सोचोगे कि ये बात भी सही है, वो तो मर्डर के लिए गिल्टी है ही नहीं क्योंकि उसकी तो इंटेंशन नहीं थी, बट ये पॉइंट क्या कह रहा है, विल बी ग्रांटेड द राइट टू सेल्फ डिफेंस, क्योंकि हम वो ही बात पढ़ रहे हैं। उससे पहले क्या आता है, देखो डेथ तो हो गई है, डेथ हो गई है, पर उसका मेंजरिया नहीं था। अब हम बात क्या कर रहे थे, ए इज विल बी ग्रांटेड द राइट टू सेल्फ डिफेंस, तो ये आपका ऑप्शन आपको टिक करना है, क्योंकि हम प्राइवेट डिफेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर मर्डर का क्वेश्चन करते तो अगर वैसी सिचुएशन होती तो उस अकॉर्डिंग आंसर आपने पिक करना था। अब नेक्स्ट, A was passing by the street when he found that Z was trying to grope B. Fearing that Z will rape B, A started running towards them. अब देखो अगर आपको ऐसी प्रोपोजिशन आ जाए क्या करना है, ट्रिक है ये, क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि A है एक, क्या क्या दिया हुआ है, यानी से आपको एकदम से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। फिर उसके बाद बोला कि Z है जो was trying to grope B, मीन्स बेसिकली इन दोनों में एक्ट हो रहा था, ठीक है। तो फियरिंग दैट Z B का रेप कर देगा, A भागना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स Z, टुवर्ड्स देम। Z saw this and started running from the scene, और Z वहां से भाग जाता है। Since A had baseball stick in his hand, A kept running। देखो यहां से समझो, कहते जो Z था वो भाग गया सिचुएशन से, क्योंकि उसने देख लिया कि A के हाथ में तो बेसबॉल है, ठीक है, बट फिर भी क्या कह रहे हैं, A भागता गया Z की तरफ, Z यहाँ है, अब A भी पीछे पीछे इसके भाग रहा है, ठीक है। एंड फाइनली आफ्टर गेटिंग हिज हैंड्स ऑन हिम कौन, Z, he thrashed him so badly that Z was admitted to the hospital। अब देखो इसने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया, अब इसका एग्रेशन का फॉर्म ले लिया, गुस्से का फॉर्म ले लिया, उसको लग रहा था वो उसका रेप कर देगा, वो Z जो है भाग भी गया सिचुएशन से, बेसबॉल देख के भाग गया, बट वो जो A है उसका पीछा करता गया जब तक उसके वो हाथ नहीं आया। जब उसके हाथ आया तो उसने उसको इतना मारा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना। तब खुद समझो इस बात को, यहाँ लगेगा प्राइवेट डिफेंस, नहीं लगेगा, किसका फॉर्म है ये, एग्रेशन का फॉर्म है। तो हम देखते हैं क्या कहते हैं आंसर, नो, सिंस Z had already left B and started running, so he was not endangered he was not a danger anymore, ठीक है। Yes, beating Z was necessary because he would
ग्रोब समबडी, देखो ये तो सिचुएशन की प्रिजम्पशन है, ये यहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं हुआ तो हम इसको चूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस जो है उसको नहीं मिलेगा क्योंकि जी तो है भाग चुका था, ये बात सही है, बट यहाँ पे एग्रेशन की कहीं बात नहीं करी हुई। नो, सिंस राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी अलाउड टू बी यूज एज अ शील्ड टू जस्टिफाई एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था एग्रेशन की बात हुई थी, तो दिस विल बी द राइट आंसर, राइट। देखो अगर आपको लगे कि आपको ये पता है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यस बिकॉज द एज एक्ट वाज बेस्ड ऑन रीजनेबल असम्पशन ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज ऑफ जी, ये भी गलत है। अब आपको पता है कि नो है इसका आंसर, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें से मैं कौन सा टिक करूं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ानी है, आपको समझना है ये बात, क्या इसमें से सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर यही है कि इसने एग्रेशन का फॉर्म कर दिया था, क्योंकि इस लाइन में लिखा हुआ है कि वो भाग भी गया था बट फिर भी वो इतना भागा कि उसको पकड़ ही लिया, तो ये एग्रेशन का फॉर्म ले लेता है, तो ऐसे आपको इसको आंसर करना है। नाउ नेक्स्ट, assume in the above case if instead of running Z would have taken out the revolver and threatened A to leave the place or get killed, would the action of A justified? Yes, then तब उसका आंसर जो होगा ना, उसका पीछे पीछे भागना justified था। समझो इस बात को, जब Z कहते हैं सिचुएशन से भागा नहीं, जब वो B को ग्रुप कर रहा था और A जब उनकी तरफ आया तो उसने क्या करा, गन निकाल के उसको थ्रेटन कर दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तब जो ए का वो था ना, उसके पीछे पीछे भागना करना, तब उसका जो एक्ट था वो सेटिस्फाइड था। देखो उसने ए को तो कुछ कहा ही नहीं लास्ट क्वेश्चन में, ए ने तो देखा है बस और वो उसके पीछे भाग गया, तो वो एग्रेशन का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं द एक्यूज्ड 5 नंबर वेंट आउट ऑन अ मूनलाइट नाइट। एक्यूज्ड देखो जिन्होंने एक्ट करा है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑफेंस का एक्ट करा है। एंड असॉल्टेड अ मैन हु वाज कटिंग राइस इन देयर फील्ड। अब देखो उन्होंने 5 बंदों ने एक बंदे को जो इनकी फील्ड में राइस कटिंग कर रहा था उस पे इन्होंने असॉल्ट कर दिया। द मैन रिसीव्ड 6 डिस्टिंक्ट फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कल बोन्स बिसाइड अदर वुंड्स एंड डाइड ऑन द स्पॉट। इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट देयर प्रॉपर्टी अवेलेबल टू देम। देखो हमने पढ़ा था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब होता है, चलो मूनलाइट की बात करी, देखो नाइट वाला पॉइंट भी था वहां पे, जब नाइट को रॉबरी थेफ्ट क्राइम होता है तो उसमें हमने पढ़ा था ना नाइट, तो तभी ये बात जो है उन्होंने डाली है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट वो क्या कर रहा था, वो जस्ट क्रॉप कटिंग कर रहा था एज सच, और कोई हार्म नहीं था, तो क्या उनका आपको लग रहा है कि ये जायज था इतने वुंड्स देने और ताकि वो मरी जाए ऑन द स्पॉट? आंसर इज नो, but let us see the options. Yes, since the victim was cutting rice in their field, they have the right to retaliate it. No, since they knew that the person is cutting rice in the field, it was an act of aggression, not defense. Yes, since the accused was very carefully weighed the situation before doing anything. No, since the right to private defense is not against the property. देखो इन्होंने भी आंसर बी करा है, क्योंकि उसको बड़ी हद भगा देते, ठीक है ना, थोड़ा सा हार्म पहुंचा के उसको भगा देते, बट इतना मार दिया कि उसकी डेथ हो गई इस बात को लेके, तो दैट इज नॉट टू बी कवर्ड अंडर प्राइवेट डिफेंस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन केम टू मीट हिज फ्रेंड एट हिज हाउस। हिज फ्रेंड हैड अ 16-year-old brother who was of unsound mind. On seeing the man due to unsoundness, he perceived the man as a threat and tried to choke and kill him. The man, while defending himself, killed his friend's brother. Will he be protected under private defense? इसका तो आपको साफ साफ पता है, 98 सेक्शन लग जाएगा आईपीसी का। जब कोई बंदा इनकैपेसिटी का होता है और आप सोचते हो कि मतलब कुछ सिचुएशन ऐसे होती है आपको लगता है कि हम नहीं यूज करते प्राइवेट डिफेंस, बट यस यू कैन, बिकॉज 98 सेक्शन कहता है आपका ये प्राइवेट डिफेंस का है, सब पे लगता है,
चाहे वो इनकैपेसिटी का क्यों ना हो, आपने यही सोचना है कि वो एक्ट किसी सेन पर्सन ने ही करा है। तो आपको लॉ जो है प्राइवेट डिफेंस का राइट देती है अंडर सेक्शन 98। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर है नो। नो तो बिल्कुल भी नहीं है। यस, द प्राइवेट डिफेंस इज वैलिड अगेंस्ट एन अनसाउंड पर्सन, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर इज बी। आपको अपने जो फैक्ट्स है मतलब ये थ्योरी पार्ट है बहुत ही क्लियर करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ानी होगी कि आपको इजीली सब पता चल जाए कि इसका क्या आंसर है क्या आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखो, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, ये बात देखो, असर्टिवनेस है, रीजन के क्वेश्चन है। Where the aid of the society cannot be obtained, individual may do everything, ये बात गलत है। Person can't do anything. Why person can't do anything? Because there are certain exceptions also. And 100 सेक्शन भी कहता है कि डेथ भी आप इन केसेस में ही कर सकते हो, 7 केसेस में। तो ये जो पॉइंट है, मतलब इसका रीजन जो है सही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नो, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. तो ये बात आपकी सही है, प्राइवेट डिफेंस के मामले में ये बात जो है ट्रू नहीं है। नाउ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू अडल्ट। सी, इट इज अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, only to those who are capable of lawfully committed crime, only to public servants, to all irrespective of wage and capacity. कैपेसिटी की आपको पता है ना कहाँ बात करी हुई है, तो इसका आंसर इज डी। डी क्या इसके समझा रहे हैं? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल irrespective of age, health, capacity, status, etc. and it is available against all irrespective of other defenses available to the other persons like an unsound person, drunken person, child, etc. Right of private defense can be exercised for the protection of oneself, family, friends or strangers. ये हमने 97 सेक्शन में पढ़ा था। ओन या अदर बॉडी एंड प्रॉपर्टी पे जो है आपका प्राइवेट डिफेंस लगता है। ओके, नाउ which of the following statements is correct? The right of private defense under IPC is equitable, legal, ये बात है, जुडिशियल रेमेडी, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, ये आपके लॉ में आईपीसी में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज अ लीगल रेमेडी। ठीक है, आईपीसी, तो ये देखो आपको समझनी है ये बातें, जहां पे आपके लॉ में बात दी हुई है तो वो आपका लीगल राइट है। अगर किसी जुडिशरी की किसी ऐसे जजमेंट से आपको वो चीज मिल रही है, ठीक है, अभी वो कानून नहीं बना, तो वो आपका जुडिशियल रेमेडी हो जाती है। ठीक है, द वॉच ऑफ एक्स हैज बीन स्टोलन, वन डे ही फाइंड्स इट टाइड that it is tied on the wrist of Y. In this context, which of the following statement is correct? X has a right of self-defense. X has a right of private defense of property to recover the watch from Y even by use of force. अब देखो यहाँ पे 103 सेक्शन की बात करी हुई है, जहां प्रॉपर्टी कौन सी वाली होती है? ओन या अदर्स की तो होती है। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की बात करी होती है। तो यहाँ पे जो वॉच है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। अब वो कह रहे हैं, अब उसने देखो जो एक्स है उसकी वॉच गुम गई थी, उसने एक दिन वाई की रिस्ट पे लगी देखी, तो अब उसके पास कौन सा राइट है? ठीक है, ये दो हमने कर ली। एक्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी हैड कम टू एन एंड, क्योंकि उसने काफी दिनों बाद देखी, वन डे ही फाइंड ना, तो एक्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी रिवाइव्स एज सून एज ही सीज हिज वॉच इन वाइज पोजेशन। ये लगेगा इस पे, क्यों लगेगा? बिकॉज उसका राइट तभी लगेगा जब वो देखता है, उसने जिस दिन देखा उस दिन उसके पास राइट टू
प्राइवेट डिफेंस आ गया अपनी प्रॉपर्टी को लेके। एक्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी रिवाइव्स एज सून एज ही सीज हिज वॉच इन वाइज पोजेशन, राइट। A person had right of private defense against the person who had stolen his property in order to obtain his property back। ये तो चलो हमने 103 में पढ़ा ही था। 103, 104, 105 आपकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये आपको पता ही है। 103 में ये सारे पॉइंटर्स दिए होते हैं। 104 में उसकी ये है कि कब आप मतलब 103 में तो आपके डेथ के पॉइंट्स होते हैं, 104 में जब आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, ठीक है। 105 में उसका कॉन्टिन्यूअस चेक करते हैं कि कब तक आपकी जो वो राइट है कंटिन्यू करेगा। तो ये 105 का पॉइंट है, कब कंटिन्यू करेगा, एज सुन एज आपने देखा उस टाइम पे जो है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो लागू हो जाएगा और आप यूज कर सकते हो एज अ राइट। अब नेक्स्ट, एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी against any offense affecting the human body and the body of his friends against any offense affecting the human body and the body of any person। देखो अभी इस क्वेश्चन में ओन बॉडी की तो बात कर दी और आपको पता है एंड अदर्स की होती है, ठीक है ना। तो एंड आपने देखना एंड द बॉडी ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि बॉडी की बात करी है। एंड द बॉडी ऑफ ये देखो ये आपके ब्रिटिश लॉ का है पॉइंट, वहां पे सिर्फ अलाउड है कि आप ब्लड रिलेशन में ही अपना दूसरों पे अपना प्राइवेट डिफेंस लगा सकते हो, बट इंडियन लॉ इट्स वेरी वास्ट। ये कहता है आप अपने पे, अगर आप देख रहे हो किसी और पे कुछ हो रहा है हाँ, तब आप उस केसेस में प्राइवेट डिफेंस लगा सकते हो। तो इट विल बी एनी पर्सन, फ्रेंड्स, नथिंग लाइक दैट, ठीक है, एनी पर्सन। सी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ी है पॉइंटर। सो आपको याद रखना है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल। ह्यूमन बॉडी पे अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी, प्रॉपर्टी में भी अपनी प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी। Z threats A to kill under the influence of madness, ठीक है। A has the same, देखो अब Z ने A को थ्रेटन किया, किसमें करा, मैडनेस में। अब ए के पास कहते हैं सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है विच ही वुड हैव वीवर्स इन, ये तो एज सच आपके दिया हुआ है सेक्शन 98 में, तो यही है इसका सही आंसर। और बाकी पढ़ते हैं। नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जी बिकॉज जी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस, ये नहीं, ठीक है। देखो मैंने ये तो डाला, ये बहुत 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 बार आपके क्वेश्चंस में, आपके मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन आया होता है, कभी अलग प्रोपोजिशन के साथ कभी अलग प्रोपोजिशन के साथ। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पार बढ़ानी है कि चाहे बंदा इंसेन है, इनकैपेसिटी का है, बट स्टिल आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। वो ऐसे लगता है, लॉ कहता है कि चाहे वो इंसेन है, पर आपका वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऐसे लगेगा कि चाहे वो सेन हो, ऐसे लगेगा, राइट। तो इनकैपेसिटी का जो पॉइंट है वो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को हैम्पर नहीं करता, हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करता, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो आंसर है वो ए है। नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिकॉज ए हैज टाइम टू रिकोर्स टू द प्रोटेक्ट। देखो टाइम तो उसके पास है नहीं, क्योंकि टाइम का कोई बात करी नहीं गई है। अगर टाइम की बात होती तो 99 सेक्शन लगता और उसका प्राइवेट डिफेंस है वो नहीं लगना था। No right of private defense because an act of insane is not an offense. See, act of insane is not an offense. This is 100% right. But why यहाँ पे नहीं ये बात, क्योंकि private defense is available against the insane person, right? तो answer is A. Right of private defense is available to all. वही reason है. It is available to all. Now next question, the right of private defense of body extends to causing only harm that prevents bodily injury, causing harm extending to death of assailant, harm that is proportionate to the threatened injury, causing such harm that enables the victim to escape from the place of incident। देखो अभी ये बताना है कि कहाँ तक एक्सटेंड होता है। तो हार्म कहते इतना कर दो कि बॉडली इंजरी ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने क्या पढ़ा था
कि इट शुड बी प्रोपोर्शनेट, हार्म शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द इंजरी कॉज्ड। ठीक है, तो हार्म दैट इज प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेटेंड इंजरी, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये आपके 99 में एक्सेप्शन भी है कि आप उतना ही हार्म कर सकते हो जितनी आपको इंजरी हुई है। सो आपको याद रखना है इट शुड बी इक्वल टू इंजरी, राइट। आंसर इज सी, there must be no more harm inflicted than necessary for the purpose of defense, as private defense is preventive right which has been given to protect oneself from dangers। ठीक है ना, ये आपको पॉइंट समझ आ गया ना कि बराबर होना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल में और बढ़िया से आपको समझा देती हूँ। किसी ने जस्ट आपको मतलब पुश करा कि आपके चोट लग गई, इसके लिए क्या आप उसको भी पुश कर दो, इसका मतलब ना आप उसको इतना मार दो कि वो मर जाए, नो। ठीक है ना। ए आर्म्ड विद स्वॉर्ड इज एट ग्रेट, देखो ये हमने क्वेश्चन में भी पढ़ी थी बात, डिस्टेंस वाली बात हमने पढ़ी थी ना। अब यहाँ कह रहे हैं ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम बी, ए थ्रेटेंड टू किल बी, बी शॉट ए एंड किल्ड हिम। कह रहे हैं ए के पास स्वॉर्ड है, वो इतना दूर है बी से और उसको दिखा रहा है स्वॉर्ड, और जो बी है उसने क्या करा, रिवर्ट बैक में ए को शॉट कर दिया और उसको मार दिया। देखो क्या कह रहे हैं, बी कुड प्लीड प्राइवेट डिफेंस एज ही हैज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बीइंग। देखो रीजनेबल एप्रीहेंशन की जो बात है वो यहाँ नहीं लागू होगी बिकॉज ही ए वाज एट ए ग्रेट डिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, बी कुड नॉट प्लीड प्राइवेट डिफेंस एज इट कैन नॉट बी सेड that he has present and reasonable apprehension of being attacked by A. This is right. B could not plead private defense as such right is available only when one is being attacked by another. Now देखो ये पॉइंट भी थोड़ा ठीक है, बट इसमें वो पूरी बात नहीं करी हुई जो वो क्वेश्चन कह रहा है। इसमें वो बात कह रहा है कि reasonable apprehension of being attacked was not there, hence he can't plead the private defense, right? A was at a distance and B had recourse to public authorities and instant firing at A, B could have saved his life. Thus B cannot use private defense as it is preventive and not a punitive right. Punishment देने का आपका हक नहीं है, ये प्रिवेंशन का हक होता है प्राइवेट डिफेंस का। तो ये बात आपको समझ लगी ना। आपको देखना है कि क्या रीजनेबल एप्रीहेंशन है, अगर है तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर लो, अगर नहीं है then you can't use it, you can't exceed the harm। 15 right of private defense is not available against insane against a child when there is a time of recourse। देखो आप इंसेन के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो, चाइल्ड के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो, कब नहीं कर सकते, जब आपके पास टाइम होता है पब्लिक अथॉरिटीज को अप्रोच करने का। ठीक है ना। तो ये आता है आपका सेक्शन 99 में, ये आती हैं बातें 98 में। तो 99 वाली बात है नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन, ये है। ठीक है, देयर इज नो व्हेन देयर इज टाइम टू रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्राइवेट डिफेंस, in which one of the following cases the right of private defense to the extent of causing death is available? A was making an attempt to kill B when one of B's friend killed A। ठीक है, देखो आपको डेथ देखनी है, किन केसेस में आप डेथ लगा सकते हो। आपको अगर याद हो 100 सेक्शन और 103 सेक्शन, इस पे बॉडी ऑफ ओन बॉडी अदर्स बॉडी, यहाँ प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी किसी और की प्रॉपर्टी, जब ऐसे केसेस होते हैं जब आप डेथ कॉज कर सकते हो। अब पहले में साफ साफ दिख रहा है कि ए बी को मारने की अटेम्प्ट कर रहा था और बी के किसी फ्रेंड ने देख लिया और ए को मार दिया। ये लग गया ना अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी को जब आप प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की डेथ कॉज कर देते हो तब वो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लग जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है अटेम्प्ट टू किल बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ए वाज स्कोल्डिंग बी इन मोस्ट वल्गर एंड फिल्थी लैंग्वेज
ऑन अ पब्लिक रोड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच बी किल्ड। ठीक है, स्कोल्ड कर रहा था, बट ये किलिंग का आपका पॉइंट कहीं भी नहीं आता। ठीक है, बॉडी की बात कर रहा है, आपको 100 सेक्शन याद होना चाहिए, उसके साथ पॉइंटर्स याद होने चाहिए, एकदम टिप्स पे होने चाहिए कि कब कब डेथ कॉज कर सकते हैं, उसमें ये पॉइंट आता है, नहीं आता है। ठीक है ना। A was stealing brinjals from the orchard of B. When B approached him, he tried to run away. B chased and shot. देखो chased word आ गया, ये बात आ गई, भाग ही गया था तो क्या जरूरत थी मारने की, नहीं लगेगा। B killed A when A was beating B's cow. ये भी नहीं लगेगा। ठीक है ना। देखो ह्यूमन बॉडी की बात करी है इसमें, तो इस वजह से नहीं लगेगा। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी और प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द एसिलिएंट वेयर इन असॉल्ट as many reasonably cause apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault. So ये बात क्लियरली हमारे ए आंसर में दिख रही थी, जिस वजह से ए वॉज द आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर। हम कुछ और एमसीक्यूज भी लेके आएंगे सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग पार और क्लियर हो और आप इजीली, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। थैंक यू सो वेरी मच।